ग्रेविटेशन। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चा। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले पढ़ाना चाहूंगा इलिप्स क्या होता है। इलिप्स क्या होता है? ठीक है। इलिप्स ये जो ऐसी शेप होती है, ऐसी शेप को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स की डेफिनेशन होती है, इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स whose sum of distance from two fixed point is always constant। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लो, ठीक, मान लो कि इलिप्स अगर ड्रॉ करना है, ठीक, तो आपको दो फिक्स्ड पॉइंट लेने होंगे। ठीक है। मान लो कि आपने यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट ले लिए। ठीक। ये दो फिक्स्ड पॉइंट ले लिए और यहाँ पे आपने एक टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे मान लो एक धागा बांध दिया। क्या किया यहाँ पे आपने? यहाँ पे एक ऐसे करके धागा बांध दिया। ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे इस धागे पे जो भी डायग्राम बनाओगे, ठीक है, जो डायग्राम यहाँ इन धागे पे देखो, यहाँ पे धागे की टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ फिक्स है। ठीक है। इस धागे पे जो भी आप रख के देखो, आराम से बनाओगे तो जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे, उसी को डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? इलिप्स बोलेंगे। देखो, इस धागे को फिक्स किया था हमने। एक मिनट रुको। ठीक है। ठीक। ये जो डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम को इलिप्स बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस पॉइंट को F1, इस पॉइंट को F2 बोलते हैं। ठीक है। ये दो फिक्स पॉइंट जहां से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, अगर वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स इस तरीके से अगर ढंग से प्रॉपरली बनाया जाए तो इसकी शेप ऐसे होती है। ठीक है। ये लगभग लगभग सर्कुलर बन गया है, पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग हमेशा क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में एक डिस्टेंस मान लेंगे। ये कोई डिस्टेंस है और इसको ऐसे करते हुए अगर सर्कल एक डायग्राम बना है तो इसी डायग्राम को क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स में हमेशा जब भी ड्रॉ करना होता है तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, इलिप्स वो सारे पॉइंट्स हैं जिनका सम ऑफ डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो पॉइंट जहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ऐसे हमेशा चित्र को क्या बोला जाएगा? इलिप्स बोला जाएगा। ठीक है। ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है, इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ इलिप्स। F1 एंड F2 आर फोकस ऑफ इलिप्स। ठीक है। इलिप्स क्यों डिफाइन कर रहे हैं? ये मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है। इलिप्स क्यों डिफाइन कर रहे हैं, अब ये देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे तीन बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ने हैं। ठीक है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने हैं।
सबसे पहला लॉ है, सबसे पहला लॉ है, ठीक है, केपलर्स, हाँ हेडिंग डाल लेते हैं, केपलर्स, हेडिंग डाल लेते हैं, केपलर्स, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। चलिए ये हेडिंग डाल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, ठीक। सबसे पहला हेडिंग डाल लेते हैं, लॉज ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, लॉज ऑफ ऑर्बिट। चलिए देखते हैं ये क्या है और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला लॉ केपलर ने दिया था और ये लॉ है लॉज ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग मान के चलते थे, अभी तक बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि सन हमेशा सेंटर पे होता है, पर ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है। स्टडीज की गई है, ठीक, और आप सभी को पता है कि हम लोग काफी ज्यादा खोज कर चुके हैं। तो खोज के बाद ये पाया गया है कि प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं और सन जो है कोई एक फोकस पे प्रेजेंट है, ठीक है। फोकस क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि इलिप्स में दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से हमेशा डिस्टेंस बराबर रहता है, तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। लॉज ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, लॉज ऑफ ऑर्बिट कहता है ऑल प्लैनेट्स, प्लैनेट्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, अरे सर्कुलर नहीं, सर्कुलर तो आप सभी को पता है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स वेयर sun, where sun is placed at one of the focus, where sun is placed at one of the focus of ellipse, ठीक है। आपको बता दूं ये लॉ सही कैसे हुआ, ठीक है। आपने सुना है कि कभी सर्दी आती है कभी गर्मी आती है, सुना है कभी, ठीक है। विंटर कब आता है, जब अर्थ का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इंक्रीजेस, अगर डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन बढ़ जाता है तो क्या आ जाता है, विंटर आ जाता है, ठीक है। और समर कब आता है, जब अर्थ इज नियरर टू सन। अब आप बताओ कि अगर सन को सेंटर पे रखें, सन को सेंटर पे रखें और अर्थ को यहाँ पे घुमाए, तो कभी हमेशा डिस्टेंस बराबर रहेगा, हमेशा डिस्टेंस बराबर रहेगा, हमेशा एक जैसा मौसम रहना चाहिए, हाँ या ना, हमेशा एक ही टेम्परेचर रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कुछ समय के लिए गर्मी आ जाती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फोकस पे सन है और यहाँ पे प्लेनेट है, जब ये प्लेनेट नजदीक होता है तो ये प्लेनेट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे समर होती है, और जब ये प्लेनेट दूर चला जाता है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसी को विंटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लॉजिक तो सही बैठता है इनका
कि हाँ सन जो है वो किसी फोकस पे है। हाँ, फोकस तो दो होते हैं, किसी भी एक फोकस पे है। ठीक, तो यहाँ पे दो फोकस होते हैं, तो साइंटिस्ट ने बताया कोई भी एक फोकस पे सन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी का सबसे गर्म दिन होता है। सबसे गर्म दिन कौन सा होता है, किसी को याद है? 21 जून होता है कि जुलाई होता है, देखना। और पृथ्वी का सबसे ठंडा दिन यहाँ पे होता है 22 या 21 दिसंबर, जो भी होता है, 24 जून, जो भी होता है ना। ये तो बस ऐसे ही डाटा बता रहा हूँ। तो जब सन से सबसे दूर होती है तो सबसे ठंडा दिन होता है, जब सन के सबसे नजदीक होती है तो सबसे गर्म दिन होता है। ठीक है, तो पहला लॉ सबको क्लियर हो गया है? जल्दी से एक बारी मैसेज करिएगा क्या। डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ। हाँ, फर्स्ट लॉ नहीं, ऐसे लिखो, लॉज ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है ना, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, इट हैज बीन फाउंड दैट ड्यूरिंग ड्यूरिंग मोशन of planet around elliptical orbits is it has been found during the motion of planets around the elliptical orbit, the angular momentum is conserved। ठीक है, ये पाया गया है जब प्लैनेट्स मूव करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एम वी, है ना। J इज इक्वल्स टू आर इंटू एम वी इंटू साइन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, है ना। इन केस ऑफ एलिप्स, इन इलिप्टिकल इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये थीटा 90 होता है। ठीक है, ये थीटा 90 होता है, तो ये आ जाएगा आर एम वी साइन 90। देखो, रेडियस मास वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल हमेशा फिक्स रहेगा। ये देखा गया एलिप्स में भी, ये रेडियस ये वेलोसिटी, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक, सो यहाँ से पता चला कि जे की वैल्यू कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है एलिप्स के केस में भी। ठीक है, तो ये दिस पार्शियली, देखो ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है पर ये पार्शियली प्रूव हो गया है, प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, जब भी पेपर में प्रूफ आएगा तो आपको ऐसे करना रहेगा। हालांकि ये बहुत अच्छा प्रूफ नहीं है, ये तो सेंटर में, अगर सर्कल सेंटर में होता तब भी ऐसा प्रूफ आ जाता, क्योंकि रेडियस और ये वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही लिखा है कि रेडियस और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, जिसकी वजह से जे कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एलिप्स वाली सही हो सकती है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, पर ठीक है, सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, लॉज ऑफ एरिया। ठीक है, सेकेंड लॉ,
केपलर्स सेकेंड लॉ। दूसरा लॉ क्या है? लॉज ऑफ एरिया। लॉज ऑफ एरिया, ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक, सो लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे पहले लॉस ऑफ एरिया को लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। अ लाइन joining a line joining any planets a line joining any planets to the sun to the sun to the sun sweeps out sweeps out sweeps out equal area equal area in equal time। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। ठीक है, sweeps out equal area in equal time। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं आई ई एरियल वेलोसिटी aerial velocity of planets is always constant। Aerial velocity of planet is always constant। ठीक है, जरा इसको समझते हैं। एरियल वेलोसिटी होता क्या है? चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये कहता है सेकंड लॉ। चलो समझो, समझने की तरफ आते हैं। ये है एलिप्स, यहाँ पे है सन। ठीक, जब प्लेनेट दूर चल रहा होता है, जब प्लेनेट दूर चल रहा होता है, तो अगर टाइम सेम कर दे, टाइम सेम कर दे और प्लेनेट पास चल रहा हो और टाइम सेम कर दे, तो यहाँ पे अगर टाइम सेम है तो यहां से ये इक्वल 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 एरिया को स्वीप करेगा, यानी कि ये एरिया और ये एरिया हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, अभी भी आपको समझ में कम आया होगा। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक है, एरिया दोनों का बराबर होगा। हाँ, नहीं आया अभी बता रहे बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक, चलिए यहाँ पे अगर अगर दोनों का एरिया, दोनों सेम समय के लिए छोड़ दिए जाए, तो दोनों सेम समय में सेम एरिया कवर करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये पाया गया है, ये पाया गया है कि अर्थ जब सन से दूर होती है, ठीक है, यहाँ पे सुनो, अर्थ जब सन से दूर होती है तो ये धीरे धीरे चलती है। ठीक है, ये धीरे धीरे चलती है ताकि यहाँ पे देखो एरिया ज्यादा है क्योंकि हाइट ज्यादा हो गई। ठीक है, और अर्थ जब सन के पास होती है, चलिए कॉल आ गई थी बीच में। ये कहता है कि अगर टाइम पीरियड बराबर है, मतलब समय बराबर ले ले, तो यहाँ पे जितना एरिया कवर करेगी उतना एरिया यहाँ पे भी कवर करेगी। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर इसे बराबर एरिया कवर करना है, यहाँ पे थोड़ा सा भी चलेगी तो ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, तो उतना ही एरिया कवर करने के लिए यहाँ पे इसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, कहने की बात ये समझो कि अगर
देखो यहाँ पे बहुत दूर है और ये एरिया बहुत ज्यादा, अगर ये थोड़ा सा भी चलेगा यहाँ से यहाँ तक तो इसका एरिया ज्यादा कवर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर इतना ही एरिया इसको कवर करना है तो इसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट कम है। ठीक है, देखो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा है तो बेस थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइट कम है तो बेस हम लोग ज्यादा रखते हैं, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि जब अर्थ सन से दूर होता है, जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो धीरे धीरे चलता है ताकि ज्यादा एरिया ना बढ़ जाए। और जब प्लैनेट सन के पास होता है तो उसकी स्पीड तेज होती है, ताकि जब उसने उतने टाइम में उतना एरिया कवर किया था तो इतने टाइम में वहां पे भी उतना एरिया कवर कर ले। ठीक, ये क्या है? व्हेन प्लैनेट, है ना, प्लैनेट इज नियरर टू सन, इट मूव्स रिलेटिवली फास्ट। ठीक है, कम और ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने रूल दिया है। रूल ये है कि ये एरिया फिक्स रखना है, जितने टाइम में इधर एरिया कवर कर रहा था उतने ही टाइम में इधर भी उतना ही एरिया कवर करना है। ठीक है, when the planet is nearer to the sun it moves relatively fast in comparison to when it is far from sun। ठीक है, क्या बताया कि अगर यह नजदीक है, एरिया ज्यादा चाहती है तो इसे ज्यादा तेज चलना पड़ेगा, और दूर है, एरिया कम चाहती है तो इसे धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ एरिया। ठीक है, यानी कि इक्वल एरिया आर स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये T1, ये T2। A1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए, कितने लोगों को ये समझ में आया वो हेडिंग डाल लेते हैं। प्रूफ ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ। ठीक है, चित्रांश नहीं आया क्या अभी मीटिंग में? हाँ, सो के नहीं उठा होगा मेरे हिसाब से। प्रूफ ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर्स के सेकेंड लॉ का प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सन है। मान लो ये डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डेल्टा r है। ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, कंसीडर कंसीडर a planet is rotating about sun, around sun at any incident instant. It is at distance r from the sun। ठीक, and it covers delta r distance in delta t टाइम। चलो बच्चा, जरा देखो इस डायग्राम को ध्यान से। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम को ध्यान से देखो।
अगर हम इसका एरिया निकालना चाहे तो एरिया का फॉर्मूला आएगा हाफ, ठीक है, हाफ बेस, बेस कितना है आर, इंटू हाइट कितनी है डेल्टा आर। हम लिख सकते हैं चेंज इन एरिया इज इक्वल टू हाफ आर इंटू डेल्टा आर। ठीक, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा टी। ये आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ आर इंटू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक, चलिए जरा देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ distance with respect to time is known as velocity. Half r into v is equals to delta a upon delta t। ठीक, आइए इसी के आगे देखते हैं। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी, इसको हम v लिख लेंगे। अब देखिएगा इसी के आगे डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ, है ना, r इंटू वी। ठीक, लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m। यहां से m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, हाफ एम आर वी अपॉन एम। बेटा एम वी आर या फिर एम आर वी किसी का फॉर्मूला होता है, सिखाया था, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2m एम आर वी किसी का फॉर्मूला होता है, सिखाया था। इसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एम वी आर या फिर एम आर वी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। और हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। वी नो दैट J is constant, therefore delta A upon delta T